नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। विधानसभा चुनाव को ख़त्म हुए अब वक्त हो चुका है और आगे के चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। लेकिन इसी बीच तमाम सियासी पार्टी अपनी अपनी कोशिशों में हैं और लगातार कोशिशें जारी हैं। उसी में एक नई बात जो शुरू हुई है वो है महाराष्ट्र से, जहाँ पर शिवसेना के 40 से ज़्यादा विधायकों ने एक दूसरे शख्स के साथ जाकर एक पूरे जो है घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिससे कहीं ना कहीं वहाँ पर सियासी संकट खड़ा हो चुका है और उसको लेकर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। साथ ही जो पहले की शिवसेना थी और आज की शिवसेना है उसमें क्या अंतर देखते हैं उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि अभी राष्ट्रपति चुनाव भी होने वाला है जुलाई में, उसमें भी जो है एक आदिवासी महिला जो कि बीजेपी ने अपनी तरफ से, एनडीए ने अपनी तरफ से घोषित की है, द्रौपदी मुर्मू जी, उनके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो राज्यपाल भी रहीं और बहुत लंबे अरसे से लगातार पदों पर रहने के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है। साथ ही एक बहुत ही अहम मुद्दा बरेली के लिए है, उस पर भी बात करेंगे, उसके बारे में जिक्र सवाल के साथ ही करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों पर पर्दादारी ज़रूरी है। और तमाम सियासी पहलुओं को समझने और समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रवि रस्तोगी जी, जिनसे तमाम सियासी विषय पर बात करेंगे। हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुनाव होने को है जुलाई में, और उसको लेकर एनडीए ने अपने तमाम साथियों के साथ मिलकर एक महिला उम्मीदवार, मैं जाति धर्म की बात नहीं करता, क्योंकि जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है उसको जाति और धर्म में नहीं हमें बांधना चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं एक ऐसी उम्मीदवार जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता था? ये अलग बात है कि वो 2015 से 2021 तक राज्यपाल भी रहीं और भी तमाम पदों पर रहीं। तो आप किस तरह से देखते हैं द्रौपदी जी को जो राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर बनाया गया? देखिए, पार्टी और संगठन द्वारा जो माननीय होने वाली देश की सर्वोच्च पद पर विराजमान होने जा रही हैं, केवल औपचारिकताएं बाकी हैं, आदरणीय श्रीमती द्रौपदी जी, वो एक अनुसूचित जनजाति की सुयोग्य, पढ़ी लिखी और अपने दायित्व को निर्वहन करने में सफल ऐसी एक महिला है, क्योंकि उनका राज्यपाल का कार्यकाल भी बहुत ही अच्छा रहा और निश्चित रूप से ये आगे आने वाले समय में परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे और निश्चित रूप से भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर विराजमान होंगे। और माननीय मोदी जी ने देश को नहीं पूरे विश्व को ये इनको नाम घोषित कर ये संदेश देने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की जेब की पार्टी नहीं है। यहाँ सभी जाति समुदाय को जिस तरह से हम लोग साथ लेकर चलते हैं और आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वो राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी के अलावा और अन्य कोई ऐसा दल नहीं है जो इस तरह के निर्णय लेते हैं। आपको क्या लगता है कि जो और तमाम पार्टियां विपक्ष की, जिसमें बसपा ने मायावती जी ने खुला समर्थन भी दिया है, कल की ये न्यूज़ है, और इसके अलावा और भी जो हैं झारखंड में है शिबू सोरेन जी की और भी तमाम पार्टी, उससे क्या उम्मीद है? तो सब आ ही रहा है, बराबर सब समर्थन दे ही रहे हैं। भाई झारखंड में भी अप्रत्यक्ष रूप से उनका संदेश है कि भाई हम समर्थन करेंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सी राजनीतिक दल है जो विरोध करेगा, आगे बढ़ाना नहीं चाहता? तो इनकी संख्या भी, बल में भी ये लोग ठीक अच्छे हैं, और भले ही कोई भी संख्या बल हो, लेकिन हम लोगों ने पूरे राष्ट्र ही नहीं पूरे विश्व को ये संदेश देने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी निश्चित रूप से निचले हुए लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जो कि एक माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी की एक योजना थी। मैं आपसे अब थोड़ा सा और सियासी संकट की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में चल रहा है, आपने एक लंबा अर्सा सियासत को देखा है बड़े करीब से, आपने शिवसेना के बारे में भी जाना है, आपने बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना के बारे में भी समझा है
और उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना के बारे में भी, जो एक अजीब सा सियासी संकट नज़र आता है। किस तरह से देखते हैं आप दोनों गुजरी हुई शिवसेना को और आज की शिवसेना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी के अंदर दल में झांकने का काम नहीं करती। हम लोगों ने कभी शिवसेना के अंदर झांकने का काम नहीं किया। शिवसेना क्या कर रही है उनका आंतरिक मामला है। अब उनकी कार्यशैली है, वो अपने आप में विचार करें, उनके विधायक कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बाकी आगे चलकर वो बागी विधायक हैं या शिवसेना के अन्य असंतुष्ट विधायक हैं, क्या डिसीजन लेते हैं उस पर जैसा भी राजनीतिक निर्णय होगा, पार्टी और संगठन वैसा सोच समझ कर विचार करें। मैं एक सवाल इसी में आपसे पूछना चाहता हूँ। इससे पहले कि सीएम देवेंद्र फडणवीस रात ही रात में असम पहुँचे और वहाँ उन्होंने मुलाकात की, ये खबर आ रही है मीडिया में, साफ तौर पर चल रही है, और वो बीजेपी के सीएम रहे हैं। और क्या बीजेपी सरकार बना पाएगी महाराष्ट्र में, क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो सब मीडिया की खबर है, वास्तविकता तो वही लोग बता सकते हैं। हम लोग यहाँ बैठे बैठे कयास लगाएं तो ये कोई ज़्यादा समझदारी की बात नहीं। आप बीजेपी का संगठन नहीं मानते, शिवसेना को अलग मानते हैं? तो राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी अलग है और शिवसेना अलग है, दोनों राजनीतिक। पहले तो एक नहीं, कभी एक नहीं रहे, दोनों अलग अलग दल थे और अलग अलग लड़े, वो अलग बात है। परिस्थितियों में दोनों लोगों ने कई बार मिलकर सरकार बनाई, लेकिन राजनीतिक दल अलग अलग है। मतलब एक सिक्के के दो पहलू नहीं मानते दोनों? नहीं, दोनों राजनीतिक दल है। सरकार तो कई बार साथ में मिलकर बना। हाँ, वो तो बनती है, सब बनाते हैं। अब उनने इस बार इनके साथ बनाई, कभी हमारे साथ बनाई, ये तो सब राजनीतिक समीकरण है, बनते बिगड़ते रहते हैं। महाराष्ट्र में आखिरी बात जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है भविष्य के गर्भ में छुपी हुई क्या बात नजर आ रही है? अब ये तो सब 2 दिन में तय हो जाएगा। जो भी परिस्थितियाँ, हालात हैं, वो सब सामने आ जाएंगे। इसमें तो अभी से कोई टिप्पणी करने का या पहले से कुछ कहने का कोई विषय नहीं। एक मैं आपसे बहुत अहम और लोकल विषय जानना चाहता हूँ जिस पर सबकी नज़र है। हमारे सामने कुतुब खाना है जो बरेली का दिल कहलाता है, झुमका भी कहलाता है, झुमके की बड़ी सारी दुकानें हैं और बहुत बड़ा मार्केट है, बरेली का सबसे बड़ा मार्केट है। उस पर ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसको देखते हुए पुल बनाने का निर्णय लिया गया है। व्यापारी वर्ग ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं, वो मंत्री जी के पास भी गए, संतोष जी के पास भी गए और तमाम जो इससे जुड़े हुए राजनेता हैं, अधिकारी हैं, उनके पास। आपका खुद का नज़रिया क्या है, क्या वहाँ पुल बनना चाहिए या नहीं? किस तरह से देखते हैं तमाम चीज़ों को, क्योंकि आप भी बरेली के निवासी? देखिए, एक बार आपने और ये प्रश्न पूछा था, तब भी मैंने ये कहा था कि जो यहाँ के व्यापारी हैं वो सामतगंज में जो पुल बन गया है और वहाँ जो व्यापारी रह रहे हैं उनसे जाकर अगर मंथन करें और जानकारी करें तो स्वतः ही सारी चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। पुल बनने से उन व्यापारियों को सामतगंज के क्या लाभ हुआ और क्या हानि है। तो उस हिसाब से अगर व्यापारी सोच समझकर बात करेंगे तो स्वतः उनके सारे प्रश्नों के उत्तर उनको व्यापारी वर्ग ही दे दे। मतलब आप पुल बनाने के समर्थन? नहीं, समर्थन जब हमको स्मार्ट सिटी बनानी है जी और बरेली को आगे ले जाना है तो अच्छे काम तो करने ही पड़ेंगे। बाकी शासन और प्रशासन का निर्णय है। तो आप देखिए, बराबर अच्छे से अच्छे विकल्प की तलाश हो रही है। अब आप देख रहे होंगे, अभी मीडिया में आया कि उसे पहले बाईसेप नहीं था, उसे बाईसेप बनाने की बात चल रही है। भाई, ट्रैफिक समस्या वहाँ दिन में रहती है जी। और जब पुल बन जाएगा तो मुझे समझ लगता है कि 2 व्हीलर और ये सब जाने में बहुत सुविधा रहेगी, लोग शॉपिंग आसानी से कर सकेंगे। वो अलग बात है, जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक व्यापारियों को दिक्कत रहेगी। लेकिन पुल बनने के बाद मुझे जो लगता है कि वो सामतगंज के व्यापारी खुद ही बताएंगे कि अब उनको वहाँ कितना आराम। लेकिन शामतगंज के पुल में और वहाँ के पुल में एक अंतर नज़र आता है, एरिया, क्योंकि शामतगंज में एरिया ज़्यादा है और यहाँ पर एरिया कम है। इससे भी लोगों का, व्यापारियों का ये कहना है कि उनकी दुकानों को नुकसान हो सकता है और एरिया कम होने की वजह से कहीं ना कहीं रास्ता छोटा हो जाए। नहीं, एरिया कहीं कम नहीं है। आप बाकायदा नक्शा उठा के देख लें, एरिया बराबर है, एरिया में कहीं कम नहीं। बस एक आखिरी सवाल और जानना चाहता हूँ मैं आपसे, हिंदुत्व की राजनीति का क्या मतलब है? बहुत ही बार बार सवाल आता है और यही वजह है कि महाराष्ट्र में
एक सियासी संकट खड़ा हुआ है। शिवसेना के जो लीडर हैं उनका ये कहना है हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ भव्य ठाकुर जा रहे हैं, इस वजह से हमने उनका साथ छोड़ा है। हिंदुत्व की राजनीति का आखिर मतलब क्या है? रवि रस्तोगी हिंदुत्व की राजनीति को किस तरह से समझते हैं, क्या नज़रिया रखते हैं, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें। देखिए, हिंदुत्व को अगर समझना पड़ना है तो फिर हिंदुत्व के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हिंदुत्व का मतलब केवल हिंदू शब्द से ही नहीं है। हिंदुत्व एक अपने आप में ग्रंथ है और इसके अंदर विज्ञान से लेकर और कहना चाहिए समाज के हित को लेकर और धर्म को लेकर सारी चीज़ों का समावेश है। हिंदुत्व एक बहुत बड़ी, पढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी, कहना चाहिए मैं किन शब्दों में कहूँ, एक बहुत बड़ा थाट और विचार है। हिंदुत्व एक विचारधारा है और जब आप विचारधारा में घुसेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत से भ्रम हिंदुत्व के बारे में दूर होंगे। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए और आगे बहुत सारे चुनाव भी होना है। बरेली में मेयर का होना है, उसके बाद 24 की भी तैयारी है और उन सब की बहुत ही बड़ी कड़ी आप भी साबित होने वाले हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं बरेली की जनता को, क्योंकि बरेली में अमन व अमान हमेशा से रहा है और पिछले दिनों कुछ बातें ऐसी नज़र आई, लेकिन अब जो है और फिर से ठीक। बरेली हमेशा गंगा जमुना सभ्यता की मिसाल रही है और हमेशा बरेली ने इसी चीज़ का परिचय दिया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद अदा करता हूँ कि बीच बीच में आप हमारे विचार लेते रहते हैं। और बरेली की जनता से तो यही मेरी अपील है कि सब लोग अमन चैन से रहें और राष्ट्र हित में सारे काम करें। ऐसा कोई बरेली की जनता काम ना करे जिससे कहीं हमारा राष्ट्र हित प्रभावित हो और बरेली का नाम जो एक अच्छे रूप में लिया जाता है वो कभी बरेली का नाम खराब ना हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। तो हमारे साथ थे रवि रस्तोगी जी, जिनसे हमने मौजूदा टाइम के विषयों को लेकर भी बात की। कुछ बरेली के हॉट टॉपिक हैं जिसमें कुतुब खाने के पुल की अक्सर बात हो रही है। सबका अपना अपना नज़रिया, उस पर भी उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया। साथ ही जो महाराष्ट्र की सियासी संकट है उसके बारे में भी समझने की कोशिश की। राष्ट्रपति चुनाव जो कि देश का पहला नागरिक होता है, उसको लेकर भी जो 21 जुलाई को चुनाव होना है उसको भी समझने की कोशिश की। भविष्य में भी बहुत सारे विषय हैं जिस पर हम बात करते रहेंगे। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, अटल।